हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएस पे आपका स्वागत है। तो ज्यादा बातें करते हुए ना चलते हैं, हम चलते हैं सीधे आपके क्या है टॉपिक पर, सब्जेक्ट पे चलते हैं। तो हाई स्कूल वाले साइंस टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट, जो चैप्टर नंबर 10 है आपका। इसके पहले क्या पढ़ चुके हैं हम लोग कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, और दीप्त वस्तु में अदीप्त वस्तु पढ़ चुके हैं, और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं उसमें प्रकाश का परावर्तन, ये चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब पढ़ेंगे आज। प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। तो हमने बच्चों वाली डिफिनेशन क्या पढ़ी है कि जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति दिखाई देती है, उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब डेली हम लोग शाम से उठ के क्या शीशा देखते हैं, शक्ल देखते हैं उस शीशे में, ठीक है। वो शक्ल देखना क्या होता है, जो शीशे में शक्ल बनी दिखाई नजर आती है वो हमारा प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये बच्चों वाली डिफिनेशन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने हाई स्कूल लेवल की डिफिनेशन। क्या हाई स्कूल लेवल की डिफिनेशन पढ़ते हैं? तो इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, क्या निकलती हैं? प्रकाश की किरणें, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे वो मिलती हैं, जिस बिंदु पे क्या होती हैं, मिलती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे समझाते हैं कि हम, जैसे हमने दर्पण ले लिया, क्या है ये हमारा, क्या है ये तो गोली दर्पण बन गया। अभी गोली दर्पण आप समझ नहीं पाएंगे, तो दर्पण लेते हैं। मान लिया समतल दर्पण ले लिया, इसके पीछे पॉलिश, जिसमें हम लोग शक्ल देखते हैं ना अपनी, उसके पीछे पॉलिश लगी होती है। कभी तोड़ फाड़ शीशा देख लेना। तो हमने क्या किया, इसके सामने एक वस्तु रख दी। क्या रख दी? ये वस्तु मान लेते हैं ए बी रखी है। क्या रखी है? ए बी वस्तु रखी है, ठीक है। ए बी वस्तु, इसके यहां से निकलती है ये, जैसे इसमें गई, टकरा गई, ऐसे लौट आई, ठीक। ये ऐसे गई, और यहाँ पे देखो ये गई, ऐसे गई, यहां से ही लौट आई, और ये गई ऐसे लौट आई। जहां पे इसको काट रही हैं, दोनों एक दूसरे को मिल रही है एक बिंदु पे, जिस बिंदु पे दोनों एक दूसरे को मिलती हैं, वही इस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। जहां पे ये क्या मिलती है, जो हमारी रेखा है परावर्तन के बाद, लेकिन परावर्तन पहले कहीं नहीं मिलेगी, परावर्तन के बाद जहां पे मिलती है, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। समझ गए? तो हम डिफिनेशन लिखते हैं। तो डिफिनेशन देखते क्या होती है। जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलती है, जब किसी वस्तु से, गलत हो गया बेटा, जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलती है, हमने कहा है पहले बात नहीं करेंगे, परावर्तन के बाद की बात करेंगे। किसकी बात की? परावर्तन के बाद की बात करें। परावर्तन के बाद ये कहां पे मिलती है, वही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? तो आगे लिखते हैं। जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की चलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए होंगे आपके प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब प्रतिबिंब बनते हैं बेटा दो प्रकार के। कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के प्रतिबिंब। टाइप्स ऑफ प्रतिबिंब अगर बात करें तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। इनको हम लोग ऐसे ही समझ लेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। नंबर दो, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अब देखो क्या होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, क्या होते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब देखो समझते हैं, एकदम प्यार से पढ़ेंगे। तो देखो
हमने कहा कि जब कोई वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलती है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। तो जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पे लिया जा सकता है। किस पे? पर्दे पे। पर्दे पर लिया जा सकता है, ये लिख लेते हैं। तो क्या होगा? जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पे लिया जा सकता है। जैसे हम लोग सिनेमा घर में जाते हैं तो वहां पिक्चर वगैरह देखते हैं, तो वो सब उसमें जो क्या होता है वो पर्दे पर जो लिया जाता है उसी को वो जो प्रतिबिंब बन के आते हैं पिक्चर के, उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, जो सिनेमा घर में पर्दे पर लिए जाते हैं। अब आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। डिफिनेशन क्या होगी इसकी समझ लेते हैं। इसकी वास्तविक प्रतिबिंब की क्या होगी? जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण निकलती है या चलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे, उसमें पहले तो मिलती है लेकिन हम नहीं कहेंगे, जिस बिंदु पे मिलती हुई, जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती हुई, जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात आई है किसकी? आभासी प्रतिबिंब की। किसकी बात करेंगे? आभासी प्रतिबिंब की। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब कोई वस्तु की किरणें चलती हैं, जब कोई वस्तु की प्रकाश की चलती हैं, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब कंफर्म नहीं है, मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यह मिलती हुई, मिलने का आभास होता है, उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? आभासी क्योंकि हम मिलने का आभास हो रहा है या प्रतीत हो रही हो, कंफर्म नहीं मिल रही हो। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तव में मिलती हुई नजर आती है, जो प्रतिबिंब नजर आता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो आभास हो रहा हो या प्रतीत हो रहा है वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको क्या कहते हैं? वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो समझ में आ गया प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश की चलती है, जब वस्तु से कोई किरण प्रकाश की चलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया होगा? अब देख लेते हैं कि क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आपका क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब वस्तु से कोई किरण चलती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु में वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अभी बात आती है आभासी प्रतिबिंब की। तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जब हमें क्या है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हुई आभास होता है कि मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पे क्या होता है? आपका आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि समझ गया होगा, कहते क्लियर आपका हो गया होगा। ठीक है, तो आगे समझते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, तो इसको नोट करना है, वो नोट करता है, साइड में हट जाते हैं और फिर इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आप चलते हैं आगे। गोलीय दर्पण क्या होता है? क्या पढ़ना है? गोली दर्पण। क्या पढ़ना है? गोली दर्पण। तो हेडिंग डालते हैं पहले गोली दर्पण। बस समझ लेते हैं गोली दर्पण होता क्या है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। चलो कांच का खोखला गोला बना लेते हैं तुरंत। ये हमने कांच का एक क्या बनाया? खोखला गोला। ठीक है, एकदम गोला फिट है। ठीक है, तो हमने एक कांच का एक खोखला गोला बनाया है। ठीक है, अब हमने कहा है कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो उसको काट देते हैं बीच से। ये डस्टर इससे काट रहे थे, कुछ काट दिया, बीच से कट गया। ये खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है। ठीक, तो हमने कितना कहा था कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो ये गोलीय दर्पण बन गया, कांच को हमने काट दिया खोखले गोले को, तो क्या बन गया? गोलीय दर्पण। फिर कहते हैं आगे कि जिसकी एक सतह पर कलई या पॉलिश करके दूसरा तल, दूसरी सतह या दूसरा तल परावर्तक तल बना दिया जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि अभी आपको बताया था शीशे के पीछे क्या पॉलिश होती है, जो अपने चेहरा दिखते हैं इसमें वही है क्या कि इधर की सतह पर हम पॉलिश कर देंगे तो अंदर वाला क्या बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा। परावर्तन किस पे होगा? अंदर वाले पे। अगर हम इसके अंदर कलई कर देंगे तो अंदर पॉलिश कर देंगे तो परावर्तक तल कौन सा बन जाएगा? बाहर वाला। ठीक है, तो हम समझ गए क्या होता है गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक सतह पर कलई या पॉलिश करके दूसरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है, गोली दर्पण कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको मिटाते हैं और हेडिंग जो आपकी परिभाषा है इसकी डिफिनेशन लिखते हैं।
समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, गोली दर्पण। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। तो पढ़ेंगे गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसकी एक सतह पर कलई या पॉलिश करके दूसरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है, जिसकी एक सतह पर कलई या पॉलिश करके दूसरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है, तल बना दिया जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसकी एक सतह पर कलई या पॉलिश करके दूसरी सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। तो लिख लेते हैं, गोली दर्पण कहलाता है। अब बात करते हैं गोली दर्पण। अभी हमने 20 से काटा था, एक भाग उधर एक भाग इधर, दो भाग बचे थे। तो हम कह सकते हैं सिंपल कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो नंबर 1, इसको रेज कर लेते हैं, जिसको लिखना है वो लिख ले, साथ ही में लिखते चलें। ठीक है, तो गोली दर्पण के प्रकार नंबर 1, नंबर 2 बना लेते हैं इसको, फिर 20 से काट भी देते हैं। पहले समझ लीजिएगा, बाद में खूब लिखिएगा, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है, लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 1, अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ये भी रहा है। ठीक, दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण। कल बच्चों कमेंट आ रही थी कि सर जी आप छोटा लिखते हैं और इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्पीड स्लो नहीं होगी, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में हैं, बच्चे नहीं हैं। तो एक तरफ हमने इस पे कलई की थी, क्या की थी? इस पे कलई की थी। एक तरफ अंदर कर दी थी, या तो बाहर कर लेंगे या फिर क्या कर लेंगे? अंदर कर लेंगे कलई। ठीक, जिस गोली दर्पण पे अंदर बाहर कलई होगी, क्या होगी? बाहर कलई होगी, अंदर परावर्तक तल होगा, उसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण समझ लेते हैं। जिसके अंदर कलई होगी, बाहर परावर्तन होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक, क्या कहेंगे इसको? उत्तल दर्पण। समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा आपका? अवतल दर्पण। क्या पढ़ा है? तो अवतल दर्पण। तो हम उत्तल को यहां से साइड करते हैं थोड़ा। अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसकी बाहरी सतह पर कलई या पॉलिश की जाती है और अंदर वाली सतह को परावर्तक तल बना दिया जाता है। परावर्तन कहां होगा? अंदर वाली सतह पर होगा। तो देखिए, ये किरण आई, ठीक, ये चली गई। तो परावर्तन कहां हो रहा? अंदर वाली सतह पे हो रहा। कहां हो रहा? अंदर वाली सतह पर हो रहा है। तो अवतल दर्पण में साफ समझ लेते हैं कि जो आपका क्या हो जा रहा है?
आ, क्या हो रहा? आ से अंदर, परावर्तन, इसका मतलब क्या है? परावर्तन। क्या है? परावर्तन। समझ लेते हैं क्या है परावर्तन। क्या है? परावर्तन। तो साफ सीधी बात क्या है, जब अंदर परावर्तन होगा तो फिर अपना लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस, अपना दर्पण होगा, मतलब सॉरी लेंस नहीं दर्पण। तो अगर परावर्तन अंदर होगा तो अवतल दर्पण होगा, परावर्तन बाहर होगा तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण होगा। तो अब क्या, इसकी डिफिनेशन कैसे पढ़ते हैं? लिखाएंगे नहीं डिफिनेशन, आपको खुद से लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होती है, जब कांच के खोखले गोले का, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है जिसके बाहरी सतह पर पॉलिश कर दी जाए अंदर वाली सतह को, या दबी हुई सतह को, अंदर वाली सतह को परावर्तक तल बना दें, या परावर्तन अंदर वाली सतह पे हो, उस दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। कहीं भी आपको ऐसी आकृति मिल जाए तुरंत, जहां अंदर अगर क्या हो? परावर्तन हो अंदर, तो क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। परावर्तन हो बाहर तो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण, मतलब ऊपर, अंदर, ऊपर। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसको बिठाते हैं। अब आपका नंबर 2 पे क्या लिखा है? उत्तल दर्पण। अब आपको इसको समझाते हैं। तो आते हैं अब उत्तल दर्पण पे। किस पे? उत्तल दर्पण पे। अब समझ गए होंगे इसके अंदर क्या होती है? कलई या पॉलिश। ये क्या हमने कर दी? कलई या पॉलिश कर दी। परावर्तन बेटा कहां होगा? अब आप समझ सकते हैं, अब बताएंगे नहीं, लिखाएंगे भी नहीं। अब परावर्तन कहां पे होगा? परावर्तन आपका क्या होगा? ये देखो किरण आई, ये चली गई। गोली दर्पण जिस खोखले गोले, जिस कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है, उसके अंदर का भाग होता है, और उसके अंदर वाली सतह पर अगर क्या है? पॉलिश है, और बाहर वाली सतह पर अगर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। इसमें कुछ ज्यादा समझने को नहीं है, ना भी ज्यादा कठिन है। ठीक है, सीधे समझ लीजिएगा, उसे ऊपर। क्या ऊपर? अभी बता चुके क्या? परावर्तन। क्या? परावर्तन। परावर्तन। वह गोली दर्पण जिसके अंदर परावर्तन, पहले बता चुके कौन सा होगा मतलब दर्पण? अवतल। जिसके बाहर ऊपरी सतह पर परावर्तन, ऊपरी, ऊपर, उसे ऊपर, तो कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। दर्पण क्लियर हो गया दोनों? ठीक है, तो गोली दर्पण क्या होता है? कांच के खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है, इसकी एक सतह पर पॉलिश करके दूसरा जो सतह होती है उसको परावर्तक तल बना देते हैं, या परावर्तन उस पर करा देते हैं। वो क्या कहलाता है? आपका गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि गोला है, गोले को बीच से काटेंगे तो दो भाग, एक उधर एक इधर बचेगा। जो उधर वाला भाग बचता है, हमने कहा था, अभी बताया था आपको, कि जिसके अंदर परावर्तन होगा तो वो आपका कहलाएगा अवतल दर्पण। आ से अंदर। जिसके ऊपर परावर्तन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं फिर। तो आप अभी क्या क्या समझ गए हैं? अभी आप समझ गए नंबर 1 प्रतिबिंब। क्या समझ गए? प्रतिबिंब समझ गए। दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक, आभासी। जो पर्दे पे ले जा सके वास्तविक, जो ना ले जा सके आभासी। जो मिलते हुए वास्तव में प्रतीत होते हैं वास्तविक, जो नहीं प्रतीत होते वास्तव में आभासी। बाद में क्या क्लियर हुआ? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? कांच का कटा हुआ एक खोखला, कांच के खोखले गोले कटा हुआ एक भाग होता है, जिसकी एक सतह पर कलई करके दूसरी सतह परावर्तक तल बना देते हैं, उसको कहलाता है आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, आप समझ गए, उत्तल अवतल। अंदर परावर्तन अवतल, ऊपर परावर्तन समझ गए होंगे उत्तल। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो यही डाल लेते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है। ठीक, मजे से एकदम पढ़ेंगे, मजे से। बनाते हैं अपना दर्पण, गोलीय दर्पण बन गया। और अभी इसको कह सकते हैं कोई दर्पण है? नो, अभी नहीं। या तो इधर पॉलिश है ना इधर पॉलिश है, अभी इसको कोई दर्पण नहीं बोलेंगे। जहां पॉलिश होगा तुरंत समझ जाएंगे कि अवतल है और उत्तल है। ठीक है,
तो हम इसको क्या पॉलिश कर दिए, हमने ये पॉलिश कर दिया। बताइए बेटा कौन सा है, जल्दी कमेंट बताओ, जल्दी कमेंट बताओ इसको कौन सा है। ये वाला कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। कौन सा हो गया, अवतल दर्पण। समझने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो जो मध्य पॉइंट होता है क्या होता है, मेजर पॉइंट, बीच का पॉइंट, दर्पण के बीच का पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट होता है बीच वाला, इसको हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, और ध्रुव। और किससे इसको नोट करते हैं, पी से। किससे नोट करते हैं, पी से। जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम ध्रुव बोलते हैं, या दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। और इसको जो ध्रुव बोलते हैं, बीच के पॉइंट ध्रुव, इससे को पी से प्रदर्शित करते हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है फोकस, फिर यहाँ पे आता है वक्रता केंद्र। ठीक, इतनी चीजें आपको समझनी, ज्यादा चीजें समझनी नहीं, इसी के बारे में आपको बात करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका यूबीएफ में संबंध आ जाता है इसी पे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध आ जाता है इसी पे, ठीक है। तो ये सब इसी में है, ठीक है, आप समझते हैं। जो गोलीय दर्पण होता है, इसके जो बीचों बीच में जो होता है, इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। अच्छा, जो आपको एक रेखा दिख रही होगी, ये वाली जो पड़ी है, जो ये वाली देखो देखा जा रही सीधी, इसको बेटा हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अब डिफिनीशन भी मन में आ रही है, डिफिनीशन क्या होती है मुख्य अक्ष की। तो डिफिनीशन होती है मुख्य अक्ष की, वक्रता केंद्र, इसको सी क्या है, वक्रता केंद्र। ये क्या है, फोकस बिंदु। वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु, ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य समझ में आ गया। फोकस किसे कहते हैं, ध्रुव पी समझ में आ गया भाई। जो बीच में होगा उसको हम क्या कहेंगे, दर्पण के मध्य में जो स्थित होगा उसको कहेंगे हम ध्रुव, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब फोकस क्या होता है, जैसे फोकस होता है, आपने किरण के 3 रूल पढ़ेंगे। किरण के कितने रूल पढ़ेंगे, 3 रूल। तो अभी बात कर लेते हैं किरण के 3 रूलों की। तो अभी साफ कर देते हैं इनको। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर क्या होता है, समान, मुख्य अक्ष के समान। मुख्य अक्ष हमारा इसे है, उस समांतर आती है। अब जब समांतर आएगी, दर्पण के पास जो कोई किरण आएगी, तो हमें पता है साफ सीधी बात टकरा के क्या होगा, इसका परावर्तन। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिसको इसमें समझ में बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर डाउट हो, तुरंत पीछे का वीडियो जाके देखें, भाग 1, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां से, जो ये किरण देखो भाई, किरण का पहला रूल, दर्पण में किरण का पहला रूल, जो किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। फोकस से होकर जाएगी, या जिस बिंदु से होकर जाएगी, किसी भी बिंदु से होकर जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। समझ गए फोकस बिंदु क्या होता है, क्लियर हो गया फोकस बिंदु। तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, आएगी, जिस बिंदु से होकर जाएगी, या जिस बिंदु पे, जहां पे मुख्य अक्ष को काटेगी या स्पर्श करेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे, या फोकस बिंदु बोलेंगे। तो फोकस बिंदु क्लियर हो गया। अब एक किरण, नंबर 1 फर्स्ट रूल हो गया, नंबर 1 रूल। नंबर 2, वक्रता केंद्र से होकर। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, समझना, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर जाएगी। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब एक रूल और है आपका। अब यही किरण चला देते हैं, 2 किरण क्लियर होगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही होकर आएगी। 2 किरणें क्लियर। अब आती है नंबर 3 की बात। तो 3 नंबर, तीसरे नंबर पे आती है, एक किरण और है उल्टा, ये ऐसे आई ऐसे गई, आपकी किरण कैसे आएगी, ऐसे, और चली जाएगी ऐसे। तो जो किरण फोकस से होकर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कोई डाउट हो भी नहीं सकता है। तो जो देखो, पहली क्या थी, तीसरी की बात कर लेते हैं, पहले तीसरी समझ लेते हैं, ये वाली तीसरी वाली।
ठीक है। तीसरी क्या है, जो फोकस से होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी वाली की, जो वक्रता केंद्र से होकर आएगी और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही जाएगी। तीनों किरण क्लियर, प्रकाश की किरण टकराने का सिस्टम का क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। हमने बताया था कि गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। बना लेते हैं गोला तुरंत, खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है, सपोज को जुड़ा है, ठीक है। अगर ये गोला है तो इसका केंद्र भी होगा, अगर इसका केंद्र भी है तो इसकी त्रिज्या भी होगी। समझ आ गया, त्रिज्या भी होगी। आज हम बीच से काट देंगे, वही तो केंद्र है। अगर इसको सपोज को मिला दें पूरा तो गोला बनेगा पूरा एक। तो बस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा, कहते हैं गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वक्रता केंद्र क्लियर, और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। फोकस बिंदु क्लियर, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। पोल आपका ध्रुव क्लियर, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है, अगर केंद्र है तो यहां तक की जो आपकी दूरी होगी क्या होगी, त्रिज्या। क्या होगी, त्रिज्या। बहुत ज्यादा वो हो रहा है इसमें। जो त्रिज्या होगी ये वाली, जो त्रिज्या होगी, अब बात करेंगे फिर इसी गोले पे। जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो गई, वक्रता समझ में आ गई। ध्रुव किरणों का सिस्टम, जो तीन प्रकार की किरणें चलती हैं, फोकस समांतर जाएगी, जहां से काटेगी वहां पे फोकस बन जाएगा। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ठीक। आपकी इतनी चीजें कतई क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब एक होता है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक, समझ में आपको आ गया होगा। जिसको नोट करना है समझ ले, ठीक है, क्योंकि इसमें फोकस, ध्रुव और वक्रता केंद्र और तीनों ये जाने वाली किरणें ये आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि आगे आपके न्यूमेरिकल आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो सब इसी से लगते हैं। जब आपको ये नहीं पता होगा तो आगे न्यूमेरिकल नहीं लगने वाले। इसी परिभाषाओं में एक हेडिंग है आपकी, वक्रता त्रिज्या किसे डिनोट करते हैं, आर से, तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। ठीक, अभी आपको फोकस दूरी नहीं पता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बन गया था। ये कौन दर्पण बन गया, तो समझ जाना, उत्तल दर्पण। ये इसका क्या है, ध्रुव पी। ये क्या इसका है, फोकस। इसका क्या है, ये क्या है, सी, वक्रता केंद्र। अच्छा समझ लो, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र से ध्रुव पी की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। आर से नोट करते हैं। अगर ध्रुव पी और फोकस की बीच की दूरी, फोकस दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव पी की दूरी, फोकस दूरी, सभी दूरियां दर्पण में, सभी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाती हैं। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाती हैं। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे। अब जो फोकस बिंदु से ध्रुव पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र से ध्रुव पी की बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या ये देखते हैं आप, इसमें और इसमें क्या संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। आपको दिख रहा होगा कि देखो इतनी दूरी इधर है, इतनी दूरी इधर है, तो हम कह सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या है वो इसकी क्या है, यहां से देखो क्या है इसकी, 1 2 1 2। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की इससे क्या मिला कि दोगुनी होती है। क्या होती है, दोगुनी होती है। तो साफ सीधे लिखते हैं सिंपल कि जो वक्रता त्रिज्या होती है
वो 2f के बराबर होती है। फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब यहां से अगर अब यही संबंध है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में, यही संबंध है कि जो r है वो किसके 2f के बराबर होती है, मतलब जो फोकस दूरी की दोगुनी होती है वक्रता त्रिज्या। यहां से देखिएगा कि बीच में फोकस पड़ रहा है आपका, उसके बाद देखते हैं ये देखो फोकस जो बीच में पड़ रहा है यहां से आधा, ये आधा है, वक्रता त्रिज्या डबल है, दोगुनी है इसकी। तो अगर यहां से हमें f का मान चाहिए, कक्षा 8 की गणित पढ़े हो तो यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर f का मान चाहिए, गुणे में होता है वो बराबर के कहा जाता है बटे में, तो f बराबर r/2, ये आपका संबंध है। क्या है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। तो आज आपकी क्लास आज यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले भाग में।